नेपाल में बीते दिनों जैन जी के आंदोलन के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। क्या नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा? नमस्कार, मैं हूं योगेश मिश्रा और न्यूज़ सर्किल में आपका स्वागत है। नेपाल की स्थितियों को समझने के लिए आज हमारे साथ CCSO के लॉ डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर विवेक त्यागी जी हैं। सर, न्यूज़ सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सर, बीते दिनों नेपाल में जैन जी ने एक बड़ा आंदोलन किया और आंदोलन की परिणति ये हुई कि रिजीम चेंज हो गई। सुशीला कार्की अब जो है वो प्रधानमंत्री वहाँ की बनाई गई हैं। नेपाल की स्थितियों को आप कैसे देखते हैं? नेपाल एक छोटा और अच्छा राष्ट्र है जी, और दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र होने का गौरव भी उसके पास रहा है पूर्व में। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही उथल पुथल और वो कई कारण हैं। अभी विश्लेषण बाकी है कि मूल रूप से वो क्या वजह रही, क्या कारण रहे जिसके कारण से वहाँ पर इस तरह से उग्र आंदोलन का रूप धारण किया कि भ्रष्टाचार उसका मुद्दा था या सरकार की अकर्मण्यता उसका कारण रही या कोई अंतर्राष्ट्रीय उसमें ऐसा देखने में आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसा किया गया जिससे ऐसा विभत्स परिणाम देखने के लिए मिले। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में वहां पर शांति स्थापित होगी और वो अपने जो पुराना स्वरूप है, शांत स्वरूप नेपाल फिर से स्थापित होगा। हाँ सर, एज ए एक्सपर्ट हम आपसे कुछ चीज़ों को समझना चाहेंगे। अगर भारत के जो नेबर कंट्रीज़ हैं जिनमें जो रिजीम चेंज हुआ है पिछले कुछ सालों में, श्रीलंका को आप देखेंगे तो प्रो चाइना था, बांग्लादेश को आप देखेंगे तो वो भी प्रो चाइना था, प्रो इंडिया था, चूँकि शेख हसीना भारत आई थी। नेपाल में प्रो चाइना और पाकिस्तान में प्रो अमेरिका। पाकिस्तान का तो खैर छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में तो रिजीम चेंज होती रहती, सत्ता परिवर्तन होता रहता है। लेकिन ये जो 3 देश हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? क्या बाहरी शक्तियाँ काम करती हैं किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में? और जैसा नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ और श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में आज भी स्थितियाँ विकट हैं। शेख हसीना वहाँ नहीं जा पा रही अपने देश में। नेपाल में जो स्थितियाँ हैं, अब नेपाल की स्थिति को आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चूँकि भारत विश्व के उन राष्ट्रों में शुमार है जो नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं या आने वाले समय में नेतृत्व देंगे विश्व को। और किसी भी राष्ट्र के लिए ये बात बहुत मायने रखती है कि उसके नज़दीक में या उसके पड़ोस में कितनी शांति है या कितनी अव्यवस्था है। अगर हमारा पड़ोस ही अव्यवस्थित होगा तो निश्चित रूप से हम विकास को छोड़ करके अपनी सुरक्षा में अपना ध्यान लगाएंगे या कोशिश करेंगे कि हमारी सीमाएं सुरक्षित रहें, उसमें किसी प्रकार का इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए। लेकिन वैश्विक स्तर पर जो भी ऐसी संस्थाएं हैं या देश हैं जो अपना प्रभुत्व जमाए रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से वो ऐसी कोशिश करते हैं कि एशिया में अस्थिरता बनी रहे, जिससे एशिया के जो भी प्रमुख राष्ट्र हैं वो नेतृत्व की ओर ना जा सके और वो अपने नज़दीकी झमेलों में ही उलझे रहें। लेकिन भारत इन सभी घटनाओं पर बहुत ही नज़दीक से नज़र रखे हुए और बड़ा ही बैलेंस एप्टीट्यूड के साथ उन्होंने श्रीलंका की समस्या के समाधान में भी अपनी भूमिका निभाई है। बांग्लादेश में भी भारत का अपना पूरा प्रभुत्व रहा है और अब नेपाल में भी भारत की सकारात्मक भूमिका है। और मुझे लग रहा है, जैसा मोदी जी कहते हैं कि आपदा में अवसर, तो जो अगर इसमें कुछ विदेशी शक्तियों का जो भी हाथ रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में भारत के लिए अच्छा ही हुआ कि भारत अपनी क्षमताओं से अपने पड़ोसियों को उनके भलाई करता हुआ दिख रहा है, तो उनका और अधिक सहयोग भारत को भविष्य में मिलना चाहिए। सर, एज ए एक्सपर्ट आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे। जैसे ये कहा जाता है कि श्रीलंका में रिजीम चेंज हुआ, सत्ता बदली, बांग्लादेश में सत्ता बदली, युवाओं ने सत्ता बदली, नेपाल में सत्ता बदली। क्या भारत में टेक्निकली ये संभव है? चूँकि जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी इस चीज़ का कभी ना कभी बयान वो ये देते रहते हैं। अब आम जनता के मन में टेक्निकली आप समझाइए कि भारत में ये क्यों नहीं संभव? देखिए, भारत में एक निश्चित संवैधानिक व्यवस्था है और उस संवैधानिक व्यवस्था में जो हम कहते हैं कि संघात्मक और अर्ध संघात्मक, जी, फेडरल और क्वासी फेडरल, जी,
के रूप से हम राष्ट्रों को जानते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा अनोखा देश है जो ना तो पूर्ण रूप से हम इसको फेडरल की परिभाषा में परिभाषित कर पाते हैं, ना ही इसको क्वासी फेडरल में। और यही बात जो डाइवर्सिफाइड स्टेट्स हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलीजन है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज है, जो भाषाओं, प्रदेश और क्षेत्रों की भिन्नता है, जो हमारे देश की खूबसूरती भी है। और वो इस वजह से, और इन सबको मैं थोड़ा सा रोक के इसको बाद में जोड़ूंगा। एक बात जो अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में विद्रोह और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वर्तमान परिस्थितियों में मुझे किसी भी तरह से कोई ऐसा डिससेटिस्फेक्शन समाज के किसी भी वर्ग में नहीं नजर आता है, युवाओं में ही नहीं, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हों, चाहे जातिगत अल्पसंख्यक की बात करें, किसी भी वर्ग विशेष में कोई असंतोष हमें नहीं प्रत्यक्ष रूप से नजर आता है। और जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं को अपने देश में या समाज में विकास होते हुए दिखना चाहिए, उन्हें रोजगार मिलने चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें अच्छी चिकित्सा मिलनी चाहिए। और भारत इस ओर कुछ कमियों के साथ पूर्णता की तरफ जा रहा है। वहाँ अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है, और रोजगार के अवसर तो काफ़ी हद तक बढ़े हैं, और आने वाले समय में उसमें और भी बढ़ोतरी होने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि पहली बात तो कि भारत के युवाओं में किसी प्रकार का कोई आक्रोश है व्यवस्थाओं को लेकर के। और दूसरी बात यह है कि भारत की विविधता में सामान्य रूप से ऐसे स्थिति आना असंभव सा ही है, चाहे वो संवैधानिक विशेषताओं की वजह से हो या जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हैं कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियां, उनके मुद्दे भी अलग अलग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी भारत में हो पाएगा, ना संवैधानिक रूप से, ना सामाजिक रूप से। अच्छा सर, दूसरा एक चीज़ और कही जाती है कि नेपाल की कमान अब सुशीला कार्की जी को मिली है और वो बनारस से पढ़ी हुई हैं। अब क्या आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के संबंध जिस तरीके से कटु हो गए थे, लिपुलेख लेक वाला मामला हो जहाँ पे भारत और नेपाल एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, अब क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में स्थितियाँ भारत के साथ नेपाल के जो संबंध होंगे वो उनमें थोड़ी सी मधुरता आएगी? हाँ, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ और मैं इस आपकी सोच से सहमत हूँ कि आने वाले दिनों में भारत और नेपाल अपने पुरानी गरिमामय रिश्तों के दौर में जाएगा। और उसमें सुशीला कार्की जी और वहाँ के लोग भी, जैसा अभी आपने जैन जी इस पूरे वायलेंस या मूवमेंट, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, उसमें देखा कि उस जैन जी की डिमांड भी यही थी कि हमें भारत के जैसा मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जी। तो ये एक अपनत्व भी है और एक आइडियलिज्म भी है कि भारत ने दुनिया के सामने ये प्रदर्शित किया है, नेपाल उसको घोषित करते हुए दिखा कि हम अपने देश के नागरिकों को अच्छी व्यवस्थाएं दे पा रहे हैं। और इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि आने देने वाले निश्चित रूप से नेपाल में भी शांति रहेगी और भारत के साथ उनके जो रिश्ते हैं वो पुराने रिश्तों की तरह से या उससे भी और बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं। सर, एज एक्सपर्ट एक आखिरी सवाल का जवाब हम आपसे और जानना चाहेंगे। डीप स्टेट का जिक्र आता है, जब कहीं भी सत्ता बदलती है तो डीप स्टेट का जिक्र आता है, और डीप स्टेट के बारे में कहा जाता है कि कुछ एक लोग हैं जो समूची दुनिया की स्थितियों को कमांड करते हैं, अपने व्यापारिक हितों को लेकर वहाँ की सत्ता बदलते हैं, सरकार बनाते हैं। क्या ऐसा कुछ भी रहा नेपाल के अंदर, या जितने देश हमने आपको बताए, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, या और भी सारे देश जहाँ पे ऐसी विकट परिस्थितियाँ डेमोक्रेसी को लेकर चल रही, तो क्या डीप स्टेट इसमें काम करता है और उनके अपने व्यापारिक हित होते हैं? ऐसा कुछ चलता रहता है क्या? नहीं, ये तो एक कड़वा सच है और पिछले दिनों इसको हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा। भारत सरकार ने उन सब पे से पर्दा हटाने की प्रयास किया और कुछ हद तक हटा भी है। अभी कुछ सालों पहले तक हम डीप स्टेट के नाम पर पब्लिकली चर्चा नहीं करते थे, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में है और ग्लोबल गवर्नेंस में ऐसे जो भी लोग हैं जिनके व्यापारिक हित हैं, तो अमेरिका में तो फुल फ्लैज प्रोफेशनल लॉबिस्ट होते हैं जिनका काम होता है मत को प्रभावित करने का, तो वो लोग अपने व्यापारिक हितों के हिसाब से दुनिया में चीजों का प्रदर्शन या उसका परसेप्शन देने की कोशिश करते हैं। और अगर वो प्रत्यक्ष रूप से भी शामिल नहीं हुए हैं तभी भी वो किसी भी देश में अव्यवस्था की एक बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं, तो ज़्यादातर जगहों पर उन शक्तियों का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है और उनको पहचाना जाना जरूरी है। जैसे भारत ने अपने परिप्रेक्ष्य में कई
ऐसी एंटिटीज को एक्सपोज किया कि ये भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो सभी राष्ट्रों को ये चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि ऐसे जो भी इंडिविजुअल्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनको पब्लिक के सामने, दुनिया के सामने लाना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो किसी भी देश या समाज की स्थिर अवस्था को अस्थिर करने का प्रयास अपने निजी स्वार्थों के लिए करते रहते हैं। हाँ, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भारत और नेपाल के बीच संबंधों में मधुरता भी आएगी, क्योंकि सुशीला कार्की का जुड़ाव भारत से रहा है और नेपाल में शांति रहे, प्रजातंत्र स्थापित रहे, इन सब बातों की उम्मीद भी हम सभी लोग करते हैं। सर, आपका न्यूज़ सर्किल में समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी मुद्दे में फिर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।